क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर ये रहा, कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक, किस प्रकार के अर्धचालक सर? पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, यहां से सर अर्धचालक का क्वेश्चन पूछता है, गौर फरमाइएगा। और यहीं पर बच्चा आराम से जाके फंस जाता है। करना क्या है सर, ये जो पी प्रकार का अर्धचालक है, ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। अर्धचालक दो प्रकार का, अर्धचालक कितने प्रकार का जानू? अर्धचालक होता है दो प्रकार का, अर्धचालक दो प्रकार का, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक और एक होता है सर एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। अब एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक, एक होता है एन प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार का अर्धचालक में सर अर्धचालक चतुर संयोजी होता है। अर्धचालक की अगर हम बात करें तो इसकी संयोजकता 4 होती है। अर्धचालक की संयोजकता अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है, संयोजकता 4 होती है। जितने भी अर्धचालक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक की चालकता कितनी होती है? 4। सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक की चालकता 4, सिलिकॉन जर्मेनियम या अर्धचालक की चालकता संयोजकता 4, संयोजकता 4, संयोजकता 4, संयोजकता 4। जब त्रिसंयोजी मिलाते हैं, त्रिसंयोजी मिलाते तब बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। और जब पंच संयोजी मिलाते हैं तब बनता है पंच संयोजी मिलाते तब बनता है सर एन प्रकार का अर्धचालक। त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो बनता है पी प्रकार का, पंच संयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का। अब यहां इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसमें होल्स के कारण धारा, और इसमें जाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, इसमें इलेक्ट्रॉन के इस सब क्वेश्चन जितना हम लिख रहे हैं चला बोर्ड पर रिपीटेडली पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। और अगर इसमें आओगे तो एक और पॉइंट्स में हम चलते हैं, इसके एग्जांपल्स त्रिसंयोजी के कौन कौन है ये पूछता है। अब त्रिसंयोजी के एग्जांपल अगर पूछा जाता है, बोरॉन, बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। और इधर आओगे इसके एग्जांपल पंच संयोजी के जो एग्जांपल हैं, पंच संयोजी के जो एग्जांपल हैं उसमें आ जाते हैं सर, पंच संयोजी के एग्जांपल में आ जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। जल्दी से लिख लो क्वेश्चन से जितने हमने लिखे हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। सेमीकंडक्टर में यहीं से क्वेश्चंस रहते हैं। अर्धचालक की संयोजकता 4 है, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार में त्रिसंयोजी, जब 4 संयोजकता वाले में 3 संयोजी मिलाते हैं तो पी प्रकार का बनता है, और जब पंच संयोजी मिलाते हैं तो एन प्रकार का बनता है। अब यहां आओगे, इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। इसमें त्रिसंयोजी बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है। और पंच संयोजी में आओगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। जल्दी से इसको लिख लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी खराब होती है, इसलिए सर एकदम आराम से लिख लेना है। दिल के रास्तों में लिख लिए। इसमें त्रिसंयोजी मिलाने पर पी प्रकार का, पंच संयोजी मिलाने पर एन प्रकार का, और इसमें होल्स के कारण, उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण। और त्रिसंयोजी अभी पूछने लगा है सर, पहले नहीं पूछता था, लेकिन त्रिसंयोजी का अब एग्जांपल पूछता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पंच संयोजी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। हो गया। अब मामला क्या है सर, इसको आप याद नहीं रख पाते हो तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि अगर हम पी प्रकार में देखें सर, पी प्रकार में देखो, ये एक होता है पी प्रकार का, एक होता है एन प्रकार का। तो गौर से देखोगे तो पी में होल्स है, पी में गौर से देखो ये होल्स है, तो इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है। और एन फॉर निगेटिव होता है, निगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। जैसे कि अगर किसमें किसके कारण धारा का प्रवाह होता है तो कहेंगे पी प्रकार
P में होल्स है इसलिए इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह होता है, N फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है। अब अगर हम सर N की बात करें तो N का आकार 5 के आकार का है, तुम गौर से देखो N का आकार 5 के आकार का है तो कहेंगे इसमें पंच संयोजी, अगर इसमें पंच है तो इसका मतलब इसमें 3 होगा। फिर से समझ लो, हम हमेशा ही क्वेश्चन बता दिया करते हैं बच्चों को क्योंकि यहां प्रॉब्लम होता है। इसमें होल है इसलिए इसमें होल्स के कारण धारा का प्रवाह, N फॉर नेगेटिव है, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह, और इसका आकार 5 के आकार का है N का, इसलिए हम कहेंगे इसमें पंच संयोजी, N प्रकार के अर्धचालक में पंच संयोजी के कारण धारा का प्रवाह, तो इसमें हो जाएगा त्रिसंयोजी के कारण धारा का प्रवाह, क्योंकि चार जो होता है वो अर्धचालक का अपना होता है। तो 4 में 5 मिलाओगे तो N प्रकार है, 4 में 3 मिलाओगे तो P प्रकार। ठीक है, लेकिन अब इसके एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं तो एग्जांपल्स को आप जरूर याद रखिए, बोरोन, बाल गंगा, इंडियन तिलक। गौर फरमाइएगा जनाब, इधर आ जाइए। P प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने हैं तो जैसे P प्रकार कह दिया तो P प्रकार हम जानते हैं N प्रकार होगा तो पंच संयोजी होगा, इसका मतलब P प्रकार होगा तो त्रिसंयोजी होगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 3 संयोजकता वाली अशुद्धि, और वो 3 संयोजकता वाली अशुद्धि ये है बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये पंच संयोजी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये होता है पंच संयोजी, ये होता है त्रिसंयोजी, और ये जो शुद्ध अर्धचालक है ये होता है 4 संयोजकता, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और स्टेनम। मेनली कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है। कभी कभी इसी में से पूछ जाता फास्फोरस की संयोजकता कितनी, कहेंगे 5, कहेगा आर्सेनिक की संयोजकता कितनी, कहेंगे 5, कहेगा नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी, कहेंगे 5, बोरोन की 3, अल्युमिनियम की 3, गैलियम की 3, इंडियम की 3। सर ये वो क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप कह सकते हो, और लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। P प्रकार के अर्धचालक, P बोले तो होल्स, P बोले तो होल्स के कारण धारा का प्रवाह। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। होल्स के कारण त्रिसंयोजी, N प्रकार होगा तो N फॉर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह, और N का आकार 5 के आकार का है इसलिए पंच संयोजी। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस पर, सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से आता है, लेकिन अब थोड़ा सा सर मामला इसका गड़बड़ कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक होता है जिसमें परमानेंटली मैग्नेट का गुण होता है, उसे हम अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक स्टील का बना होता है या एल्निको का बना होता है, या एल्निको का बना होता है, या अब ऑप्शन बदलने लगा है, या एल्कोनेक्स का बना होता है, या एल्कोनेक्स का बना होता है, या एल्कोनेक्स का बना होता है। कहते हैं स्टील का बना होता है, एल्निको का बना होता है, एल्कोनेक्स का बना होता है। अगर हम अस्थाई चुंबक की बात करें तो अस्थाई चुंबक का एग्जांपल होता है सर ये नरम लोहे का बना होता है, ये नरम लोहे का बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। और विद्युत चुंबक भी अस्थाई चुंबक में आता है। जो विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय गुण होगा, अब विद्युत धारा नहीं देंगे तो चुंबकीय गुण नहीं होगा। जल्दी से लिख लो। एक होता है अस्थाई चुंबक स्टील या एल्निको या एल्कोनेक्स का होता है, अस्थाई चुंबक नरम लोहे या विद्युत चुंबक का होता है। नरम लोहे या विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक स्टील या एल्निको या एल्कोनेक्स का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहा या विद्युत चुंबक, नरम लोहा या विद्युत चुंबक, नरम लोहा या विद्युत चुंबक, नरम लोहा या विद्युत चुंबक। अस्थाई चुंबक बनाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा सर एकदम आराम से नरम लोहा। अस्थाई चुंबक स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स का, और अस्थाई चुंबक नरम लोहा या विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को हाईलाइट कर लेना, विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक है, 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 विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक है। एक चीज और तुमको देगा कि अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और तुमको क्या देगा, चला तुमको देगा कि बताइए कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक, इसका सवाल जब देवे करता है अधिकतर, लेकिन अब तुम्हारे सेट में देगा कि नहीं पता, लेकिन सर इसका सवाल जरूर देता है। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और एक और होता है जनाब, और वो होता है लोह चुंबक। अगर तुम पढ़ा होगा चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लोह चुंबक। अब प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। इसको सर कभी कभी इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है, इंग्लिश को हिंदी में लिख जाता है। डाई मैग्नेट
एक होता है पारामैग्नेट, पारामैग्नेट, और एक होता है फेरोमैग्नेट, एक होता है सर फेरोमैग्नेट, फेरोमैग्नेट। अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे पकड़ोगे, तुमको कुछ भी दे देगा, इसके एग्जाम्पल सर खूब पूछे जाते हैं, तुमको क्वेश्चन दे देगा कुछ भी कुछ भी कुछ भी और कहेगा बताओ ये कौन सा प्रकार का चुंबक है। जैसे तुमको दे देगा, मान लो दे देगा कॉपर, कॉपर बताओ किस प्रकार का चुंबक है, या दे देगा अल्युमिनियम बताओ किस प्रकार का चुंबक है, प्रतिचुंबक है, अनुचुंबक है, लोह चुंबक है, पारामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। इसमें इंग्लिश में जब लिखल रहता है तुमको बड़ा डाउट होता है डाई और पारा में, तो ये जान लो कि पहले प्रतिचुंबक होता है तो पहले डी होता है बाद में पी होता है। फेरो में कोई डाउट नहीं होता, फेरो लोह चुंबक है, हमको भी डाउट होता था जब हम पढ़ते थे। तो तुमको क्या करना है, पहले डी होता है बाद में पी होता है, तो पहले डाईमैग्नेटिक फिर पारामैग्नेटिक, पहले प्रतिचुंबक फिर अनुचुंबक। अब देखो यही सब छोटा छोटा डाउट है ना, चला जो एग्जाम हॉल में तेरा इतना गला दबाएगा कि तू जी नहीं पाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि सारे टीचर की जवाबदेही है अभी कि जितने भी डाउट्स हैं वो बच्चों की क्लियर करें बोर्ड पर आके, और जहां जहां बच्चे फंसते हैं वहां वहां उनको बताएं कि यहाँ आप फंसिएगा नहीं। लेकिन उसके लिए सर एक क्लोज एनालाइजेशन की जरूरत है। कहते हैं ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा हो, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा हो वो अनुचुंबक है। अभी के बाद तुम इसके सारे सवाल बना पाओगे, कुछ भी पूछ देगा ना, कहेगा बताओ सोडियम क्या है, बताओ कॉपर क्या है, बताओ सोना क्या है, बताओ चांदी क्या है, कुछ भी पूछ देगा तुम आंसर बना पाओगे कि प्रतिचुंबक है कि अनुचुंबक है कि लोह चुंबक। एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना है। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा हो अनुचुंबक। उसके बाद आ जाओ आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये लोह चुंबक, लोह चुंबक। बाद बाकी सब प्रतिचुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक, बाद बाकी प्रतिचुंबक। देखो इतने तुम याद करो और किसी के भी सवाल को तुम बना दोगे आराम से। कैसे, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। अब तुमको एग्जांपल्स अगर दिया जाता है, मान लेते तुमको एग्जांपल दिया जाता है कि बताओ ये क्या है, एग्जांपल में तुमको दे देगा जल। तुम क्या करो, जल से ये पूछो क्या तुम ऑक्सीजन हो, ये कहेगा हम नहीं है, तो कहेगा तुम्हारे अंत में मो लगा हुआ है, तो कहेगा नहीं है हम तो जल है, हमारे अंत में मो कहां लगल है, तो कहेगा कि बताओ तब तुम आयरन, निकेल, कोबाल्ट हो गया, तो ये कहेगा नहीं है। इसका मतलब तुम समझ लेना कि बाद बाकी में आ गया, इसका मतलब ये प्रतिचुंबक। इसके सारे सवाल को आप बना जाइए, आपसे सवाल बन जाएंगे। जैसे तुमको दे देता है मान लो कि अल्युमिनियम, तो तुम कहना ए अल्युमिनियम, तोरा में मोल ऑक्सीजन है क्या तुम, तो कहेगा ये नहीं, तो कहेंगे तुम्हारे अंत में मो लगल है क्या, तो कहेगा हाँ, तो हम कहेंगे तू अनुचुंबक। अगर तुमको क्वेश्चन देता है कि बताओ कॉपर, तो कहेंगे एक कॉपर, तो एक कॉपर तू ऑक्सीजन है क्या, तो कहेगा नहीं, तो कहेंगे तुम्हारे अंत में मो लगल, तो ये मत समझना क्यूप्रम, अपने मन से नाम ने चेंज कर देना है, कॉपर कॉपर है, तो कहेंगे मो लगल है क्या, तो कहेंगे नहीं, तो कहेगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या तू, कहेगा नहीं, तो इसका मतलब कहेंगे बाद बाकी में है, इसका मतलब तुम प्रतिचुंबक। फिर अगर आते हैं अगर हम आते हैं मान लो कि आयरन पे, तो आयरन को पूछेंगे बता तू ऑक्सीजन है क्या, तो कहेंगे नहीं है, कहेंगे तेरे अंत में मो लगल है क्या, तो कहेगा नहीं है, तो कहेंगे का मतलब तू आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या, कहेंगे हाँ हाँ हम आयरन तो हैं, तो कहना अच्छा तो तू लोह चुंबक है, क्योंकि आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक है। इस आधार पे आप इसके लगभग सारे सवाल एग्जाम्स के बना सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए जल्दी से लिख लीजिए, ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा हो अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसके अंत में मो लगा है अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। अब आ जाइए सर यहाँ, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अस्थायी चुंबक कहते हैं, तो सब बना देगा अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक बता क्या होगा, अच्छा अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते, इसका मतलब अस्थायी चुंबक नरम लोहा। अगला क्वेश्चन 12 वोल्ट के विभवांतर। सर दो क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है जो बोर्ड रिपीटेडली पूछ रहा है, वो है ये, एक तो पूछ रहा है E बराबर F/Q पर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछ रहा है, और V बराबर W/Q पे।
यहां से डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं जो तुमको बना जाना है। E बराबर F बाई क्यू। E क्या है सर? E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। F क्या है सर? तो F कहेंगे बल है। Q क्या है सर? तो Q आवेश है, Q आवेश है। और यहां आओगे भी क्या है सर? तो भी विभव है, भी विभव है। W क्या है? W कार्य है। Q क्या है सर? तो आवेश है। Q क्या है सर? आवेश है। जल्दी से लिख लीजिए, इस पर डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। जब आप सेट बनाओगे तो आप पता नहीं आगे भी पूछना चाहिए जैसा कि सेट में पहले पूछा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, प्यार भरा प्रणाम है सर। भारत की धरती से सत सत नमन। जी जनाब। कहते हैं आजकल कुछ कुछ लड़कों सब ना लड़की वाला आईडी बना बना के अरे शर्म नहीं आता है रे, ठीक गंदा लड़का था। कहते हैं E बराबर F बाई क्यू, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E है, F बल है, Q आवेश है। V बराबर W बाई क्यू, V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिखे। E बराबर F बाई क्यू, E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है, Q आवेश है। V बराबर W बाई क्यू, V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। हो गया? हो गया? अब देखो, इस पर सवाल तुमको डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तुम कुछ मत करो, 12 वोल्ट का विभवांतर है, यानी V बराबर हो गया 12 वोल्ट। होने वाले बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, तो किया गया कार्य यानी W दे दिया है तुमको 36 जूल। उन बिंदुओं के बीच बहने वाली विद्युत आवेश का मान क्या होगा? Q का मान बताओ क्या होगा? Q बराबर वाट, तुमको पता है। V बराबर W बाई क्यू लगा देंगे, V बराबर W बाई क्यू लगा देंगे। हमको Q चाहिए, Q बराबर W बाई V हो जाएगा। W बाई V कर दो, W का मान है 36, V का मान है 12, यानी 36/12 इज इक्वल टू 3 कूलम इज द आंसर। आंसर आंसर डायरेक्ट इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। खट से लगाओगे फट से आंसर आ जाए। मैं सारे वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी तुमको इसी में करवा दे रहा हूं। चला, जो जो पूछे जा रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू। आ जाए इधर, V बराबर E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। इसको एकदम देख लेना है। अगला कहता वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए ई चला, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। एक अगर जब भी न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो मिरर से क्वेश्चन पूछता है, मिरर से एक क्वेश्चन पूछता है तो इसको सर एकदम आराम से बना जाना है। तुमको पता है दर्पण सूत्र क्या है? तुमको पता है भाई मेरे दर्पण सूत्र क्या है? नहीं पता है तो मामला गड़बड़ है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। को नहीं जानत है जग में कि दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, जैसे 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को दिया, F बराबर अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सर इस साइड फोकस होता है तो माइनस हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, U हमेशा निगेटिव होता है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? V बराबर वाट, प्रतिबिंब दूरी मांग रहा है। हमेशा ये ध्यान रखना चला, U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। जानू 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 जानू, U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। U का मान हमेशा निगेटिव होता है चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, ये प्रॉपर्ली ध्यान रखना। और अवतल दर्पण होगा तो U का मान इस साइड होगा, F का मान निगेटिव हो जाएगा। यही उत्तल दर्पण, ये अवतल में और उत्तल में अगर आते हो तो उत्तल में अगर तुम आते हो तो उत्तल में F इस साइड होता है, F पॉजिटिव हो जाता है। दर्पण में भी और लेंस में भी, दर्पण में भी और लेंस में भी F का मान निगेटिव होता है। अवतल दर्पण अवतल लेंस में F का मान निगेटिव है, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में F का मान पॉजिटिव। उत्तल दर्पण उत्तल लेंस
एफ का मान पॉजिटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस एफ का मान पॉजिटिव, अवतल दर्पण अवतल लेंस एफ का मान निगेटिव। यू हमेशा निगेटिव होता है, इतने जान लो, चिन्ह परिपाटी तो हर सवाल बन जाएगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस एफ का मान निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस एफ का मान पॉजिटिव है, यू हमेशा निगेटिव होता है, इतने जान लो, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब जस्ट पुट एंड गेट द रिजल्ट, जल्दी से सर पुट कर दीजिए और गेट द रिजल्ट कर लीजिए। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f, f का मान कितना है, तो f का मान है -20, माइनस ऑफ 1/u, माइनस ऑफ 1/u, ये हो जाएगा -30। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या आ रहा है रे। ये की भी किसी ये अनाधुन टिपटिपा दिया है, मतलब ये ए आएगा, भी बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर। एक सवाल यहां से रहता है, तुमको कुछ नहीं करना है, अवतल दर्पण अवतल लेंस एफ का मान निगेटिव, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस एफ का मान पॉजिटिव, यू हमेशा निगेटिव होता है, यू हमेशा निगेटिव होता है, यू हमेशा निगेटिव होता है, यू हमेशा निगेटिव होता है। तेरी मोहब्बत में अने तो लिख लो, कहे कि तोरे लास्ट टाइम में लिखल नहीं जाएगा, हम तोरे लिखिए देते हैं, रुक। चिन्ह परिपाटी के में इतने चीज याद रखना तो हर काम हो जाएगा। हो गया, देखो चला हम थोड़ा बताते हैं क्या करना है। यू ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज, चाहे वो ऑलवेज निगेटिव, चाहे वो दर्पण हो कि लेंस हो, यू ऑलवेज निगेटिव होगा। और अगर हम अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण और अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल दर्पण अवतल लेंस में सर, अवतल दर्पण अवतल लेंस की अगर हम बात करें, ये अवतल दर्पण है, इसका 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 एफ इस साइड होता है, ये ओरिजिन है, इससे इधर हो गया, यानी एक्स एक्सिस पर इस साइड हो गया, तो इस साइड हो गया, तो इसके एफ निगेटिव होते हैं। और अगर अवतल दर्पण अवतल लेंस की भी बात करोगे सर जी, अवतल लेंस की भी बात करोगे, तो अवतल लेंस ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर एफ होता है और यहां पर एफ होता है, तो इसके भी एफ निगेटिव होते हैं। ये को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अवतल दर्पण अवतल लेंस में निगेटिव होता है, तो उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में पॉजिटिव होगा। एक खटाक से क्वेश्चन बनाने के लिए यू का मान निगेटिव होता है, यू का मान निगेटिव होता है, यू का मान निगेटिव होता है, यू का मान निगेटिव होता है। सर भी हमेशा 99% केसेस में भी का मान निकालने कहता है, 99% केसेस में जो ओरिजिनल क्वेश्चंस है वहां भी का मान निकालने कहता है। खट से निकाल दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। हो गया। ये शादी शादी कौन लिख रहा है, फिकर बिया हो गया। सर जी मेरा भी नाम लीजिए, सोनू कुमार, मोनू कुमार, अस्मिता कुमारी, सुमित कुमार, अमित कुमार, चौधरी कुमार, अमर कुमार, पियांशु कुमार, जिक्सु कुमार, ढेसु कुमार। हो गया। यू का मान ऑलवेज निगेटिव होगा, अवतल दर्पण अवतल लेंस एफ का मान निगेटिव, एफ का मान निगेटिव। हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए 20 सेंटीमीटर, ई तो बन गया, चला आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह घटना साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है, बता क्या हो जाएगा आंसर। अरे देखिए, ये घटना साबित करती हुई जो घटना है, इससे क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, दैट इज, इसको हम कहते हैं ध्रुवीकरण। इसको गुरुजी कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं ध्रुवीकरण। इसका इंग्लिश होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ध्रुवीकरण का इंग्लिश होता है सर पोलराइजेशन। ये क्या है सर, ये कहते हैं ध्वनि को किसी तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना ध्रुवीकरण कहलाता है। अगर आप कहिएगा सर इसका इंग्लिश को हम हटा देते हैं यहां से और यहीं पर लिख देते हैं कि तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना, तरंग को निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित 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 निश्चित, तरंग को निश्चित, एकदम आराम से समझना, निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित दिशा में भेजना, निश्चित दिशा में भेजना। यहां से क्वेश्चंस रहते हैं, तो कहते हैं तरंग को निश्चित दिशा में भेजना ध्रुवीकरण कहलाता है। तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना ध्रुवीकरण, तरंग को निश्चित दिशा में भेज देना ध्रुवीकरण कहलाता है। तो आप गौर से देखिएगा सर, अगर हम यहां आते हैं तो ध्वनि तरंग को निश्चित दिशा में नहीं भेज सकते, यानी ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है लगभग हवा में, तो अनुदैर्घ्य तरंग के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप उसको निश्चित दिशा में स्पीकर लगा के आप कहोगे खाली
अलाउद्दीन के घर तरफ जाना और जलालुद्दीन की तरफ नहीं जाना, ये संभव नहीं है। अलाउद्दीन की तरफ भी जाएगा, जलालुद्दीन की तरफ भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको निश्चित दिशा में नहीं मोड़ा जा सकता। तो कहते हैं ध्व से ध्वनि, ध्व से ध्रुवन की घटना नहीं होती, ध्रुवन की घटना नहीं होती, ध्रुवन की घटना नहीं होती, नहीं होती। और सर इधर जब आते हैं तो ये प्रकाश तरंग है, प्रकाश तरंग या इसी को हम अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना, ध्रुवन की घटना होती है, ध्रुवन की घटना होती है। जल्दी से लिख लो। कहते हैं ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्रुवन की घटना नहीं होती, नहीं होता। प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, जिधर मारोगे टॉर्च उधर ही जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा। अगर जिधर चाहेंगे मोड़ने के लिए तरंग को निश्चित दिशा में, जिधर चाहेंगे प्रकाश को मोड़ने के लिए उधर मोड़ा जा सकता है। आप टॉर्च लेके इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिधर चाहोगे उधर मुड़ जाएगा। तो कहते हैं प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवन की घटना होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ध्रुवन की घटना होती है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग ध्रुवन की घटना नहीं होती। तो हमको ही बताइए हमारे और जानवर में क्या डिफरेंस है? हमारे पास बुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है। तो सर इसका मतलब बुद्धि के आधार पर ही सर हम दोनों में अंतर किया जा सकता है। तो सर सभी घटनाएं दोनों में कॉमन है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन सब दोनों में कॉमन है, ध्वनि और प्रकाश दोनों में। लेकिन ये घटना ध्वनि में नहीं होती, प्रकाश में होती है। तो कहते हैं भैया बुद्धि के आधार पर ही दोनों में अंतर किया जाता है कि हम आदमी है और वो जानवर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ध्रुवन की घटना के द्वारा दोनों में अंतर किया जाता है, ध्वनि और प्रकाश में, ध्वनि और प्रकाश में। तो कहते हैं भैया ध्रुवन की घटना के द्वारा ही प्रकाश को जज किया जा सकता है कि ये प्रकाश है और ये ध्वनि है, क्योंकि एक में होता है, नहीं होता है, और एक में होता है। जल्दी से लिख लीजिए। हो राजा लिखा हो गया, हो गया। ध्रुवीकरण, तरंग निश्चित दिशा में भेजना, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। आ जाइए सर इधर। कहते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना है। अनुप्रस्थ तरंग है, यह साबित करती हुई एकमात्र घटना है, वो है ध्रुवीकरण। हस्तक्षेप कोई घटना नहीं है, प्रकाश का फैलना कोई घटना नहीं है, विसरण कोई घटना नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, कहते हैं निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? चला रे, ये तुमको इतने पूछेगा, या तो विद्युत चुंबकीय तरंग पूछेगा या नहीं तो तुमको बय आनी पिनाला पूछेगा, दो में से एक पूछेगा। या तो गाय पौधरी और सूर्यदीप पूछेगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। या नहीं तो बय आनी पिनाला पूछेगा, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो तुम गौर से जब देखोगे इधर से इधर जाने पर, ये इधर से इधर तुम एरो लेके जा सकते हो, इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य बढ़ता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता। अब बाद बाकी कुछ भी कहेगा ना, बाद बाकी आवृत्ति ऊर्जा कुछ भी कहेगा ना, बाद बाकी कुछ भी कहेगा, आवृत्ति या ऊर्जा, आवृत्ति या ऊर्जा, ऊर्जा ऊर्जा, तो कहेंगे घटता। इसको जल्दी से लिख लो। इतना में तुम्हारा 40 से 50 क्वेश्चन तो और बन जाएगा। हम थोड़ा सिखा देते हैं कैसे। कहते हैं गाय पौधरी और शूरेदी, इसको याद रखना, गाय पौधरी और शूरेदी। गामा, एक्स पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ। इधर आओगे बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला। गा ए पौधरी और शूरेदी, गा ए पौधरी और शूरेदी, बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला। जल्दी से लिख लो। लिखें, तरंगदैर्ध्य बढ़ता बाद बाकी घटता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता बाद बाकी घटता, तरंगदैर्ध्य बढ़ता बाद बाकी घटता। हो गया? हो गया। तो देखो निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सर गौर से देखिएगा, इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, इसका मतलब इधर वाले का सबसे कम होगा। इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, इसका मतलब ये 2 होगा, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, तब ना सर बढ़ेगा। इसका मतलब इधर वाले का सबसे कम होगा। देखो गामा है क्या ऑप्शन में? है, ये है, आंसर मार दो डी। गामा नहीं रहता था एक्स मारते, एक्स नहीं रहता तो पराबैंगनी मारते, पराबैंगनी रहता दृश्य मारते। जो ऑप्शन में रहेगा वो आंसर मार देंगे। अगर गामा है तो यहां गामा मार देंगे, क्योंकि इधर से इधर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, इधर वाले का सबसे ज्यादा होगा, इधर वाले का सबसे कम होगा। और ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, कहेगा आवृत्ति, तो कहेंगे इधर से इधर जाने पर घटता है, इसका मतलब इधर इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, तब ना सर घटेगा।
आंसर बता क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग। इससे तुम सारे क्वेश्चंस बना सकते हो आवृत्ति और ऊर्जा के। खाली तुम याद रखो गाय पौधरी और सूर्यदीप वह आ नहीं पिनाला, वह आ नहीं पिनाला। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? दैट इज गामा किरण। हो गया। अगला कहते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण क्या है? तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरण की अगर बात करेगा तो सूर्य सर दो प्रकार की किरणें छोड़ता है, एक अवरक्त और दूसरा पराबैंगनी। ये पूरा का पूरा मामला हम क्लियर करते हैं। इस बार ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन पूछा था दरोगा में भी। तो कहते हैं सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण क्या है? तो सूर्य दो प्रकार की किरण छोड़ता है, एक अवरक्त दूसरा पराबैंगनी। ये पराबैंगनी जो है ना ये हानिकारक है, पराबैंगनी हानिकारक है। इसमें सब लगभग इसमें मार ही देगा पराबैंगनी। और ये जो है पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? ओजोन परत, तुम भी जानता है। और ये जो अवरक्त किरण है ये पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी पहुंच पाता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक किरण है, लाभदायक किरण है, लाभदायक किरण है, लाभदायक किरण है। कौन? अवरक्त किरण हमारे लिए लाभदायक किरण है, अवरक्त किरण हमारे लिए लाभदायक किरण है। लेकिन सर ये ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? तो इसमें सर तुमको CO2 हो गया ग्रीन हाउस गैस, CH4 हो गया तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस, NO2 हो गया ग्रीन हाउस गैस, ये मेनली वाटर वेपर जलवाष्प हो गया तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है, जिसमें सबसे ज्यादा CO2 होता है जो ग्रीन हाउस गैस। का लिस्ट एकदम पूछबे करता है अधिकतर एग्जाम में। CO2 CH4 NO2 जलवाष्प, CO2 CH4 NO2 जलवाष्प। तुमको कह देगा निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हो गया। आंसर बता क्या हो जाएगा? सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, हानिकारक विकिरण में पराबैंगनी किरण हो जाएगा। गामा किरण की अगर हम बात करें इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम, लेमडा सबसे कम पूछता है, लेमडा सबसे कम, लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक, सबसे कम। अब बाद में कुछ भी पूछेगा सबसे अधिक। अवरक्त किरण के द्वारा गर्मी पृथ्वी तक पहुंच पाती है। कुहासे में फोटोग्राफी के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो पूछेगा वही मेरे मुंह से निकल रहा है, खाली तुम सुन लो, कोशिश करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अल्फा एकमात्र रेडियो सक्रिय किरण है, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन हीलियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है, उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। दोनों क्वेश्चन पूछा है, PDF ऑलरेडी डाल दिया गया है। तो सर ये जो किरण है गामा, गामा के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे अधिक सब कुछ होता है, बाद बाकी आवृत्ति ऊर्जा भेदन क्षमता सब कुछ सबसे अधिक होता है। उसके बाद एक्स की बात सब जानता है, रोंटगन ने खोज किया था टूटी हड्डियों की जांच में, रवाओं की जांच में इसका उपयोग होता है। टंगस्टन की धातु से जब उच्च तीव्रता वाले विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तब एक्स किरण निकलता है। पराबैंगनी के बारे में अभी तुरंत तुम जाने हो, पराबैंगनी सबसे ज्यादा चमड़े का कैंसर फैलाता है, ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है या लौटा दिया जाता है, हानिकारक किरण है। उसके बाद दृश्य किरण है, उसको देखने के लिए यूज करते हैं। दृश्य के बाद आ जाओ अवरक्त, अवरक्त सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग के लिस्ट में आता है। अवरक्त सबसे लाभदायक किरण है, ये सबसे लाभदायक किरण है, सबसे लाभदायक किरण है हमारे लिए, क्योंकि सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच पाती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच पाती है। ओजोन परत क्या करता है सर? ओजोन परत इसको रोक देता है पराबैंगनी किरणों को, सब जानता है। ओजोन परत का क्षय हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। अब आ जाइए सर इधर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। डैश में विसरण अत्यधिक, आजकल इस क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है कहता है विसरण, विसरण का मतलब होता है सर घुल मिल जाना, विसरण का मतलब होता है घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। हमने इसके सारे सवाल को, हम इसके सारे सवाल को लेकर आए हैं, गौर फरमाइएगा। हाँ PDF टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम का लिंक ऊपर में दिया हुआ है, अभी वाला भी और शाम वाला भी। कहते हैं डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, इसको सब मार दिया होगा। इसमें आंसर बता क्या मारा है? तुम 8 का आंसर बता क्या मारा है? 8 का आंसर सब मारा होगा C, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर प्लाज्मा भी दिया हुआ है, लेकिन प्लाज्मा सर एकदम अगर हम भी बताएंगे तो ये नहीं मानना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन इसका जो मामला है इसका गड़बड़ हो गया है। बोर्ड ने जो है उस टाइम भी सुधार के दिया था, कभी प्लाज्मा दे देता है कभी गैस देता है, पता नहीं चलता इसका आंसर क्या हो। लेकिन सर गैस ही मारो, ज्यादा बेहतर है। बोर्ड इसको दोनों जगह 2 आंसर कर दिया, एक जगह प्लाज्मा कर दिया, एक जगह गैस कर दिया, लेकिन आंसर गैस ही मारो, क्योंकि 2-3 जगह पर जो कोई यही क्वेश्चन पूछा और गैस ही आंसर मारा है। क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, चला जब बोर्ड का ही आंसर रहता है प्लाज्मा, मामला एकदम गड़बड़ कर देता है।
कहते हैं डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, यहां गैस मार देना। तो कहते हैं चला गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ठोस की तो गति ऊर्जा एकदम जीरो होती है। घनत्व तो सबसे अधिक ठोस, उससे ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतरान्विक आकर्षण बल, बताओ आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा तब ना उसके अणु सटे सटे होते हैं, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतरान्विक स्थान, स्थान तो सर जिसके अणु हटे हटे होंगे उसके स्थान ज्यादा होंगे, तो गैस के अणु हटे हटे होते हैं उसके स्थान ज्यादा होंगे। द्रव के उससे कम होंगे, ठोस के सबसे कम होंगे। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता ठोस की सबसे ज्यादा, द्रव की प्रत्यास्थता मतलब लचीलापन, जो खींचेंगे पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा उसको हम प्रत्यास्थ कहते हैं। ठोस की सबसे ज्यादा, द्रव की उससे कम, गैस की सबसे कम। स्वसंजक बल मतलब अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। विसरण, विसरण मतलब सर घुलने मिलने का गुण, सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। जल्दी से लिख लो। कुछ लोग इसमें सी मारे होंगे, कुछ लोग इसमें डी मारे होंगे, मामला गड़बड़ है। बोर्ड एक अलग अलग बार अलग अलग आंसर मारता है बोर्ड। अब देखो तो ये इतना तुम अगर याद कर लेते हो तो इसके खानदान में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, और तुम इसको याद कैसे करोगे? तुम इसको सोचना, कैसे सोचना, याद करने का चीज नहीं है, ये रट्टा मारोगे तो कभी नहीं होगा। तुम क्या करना इसके बारे में ये सोचना, अच्छा गतिज ऊर्जा, तो गति सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, तो गैस द्रव ठोस हो जाएगा, सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। क्या विसरण, विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण, घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, सबसे ज्यादा गैस हो गया, उससे कम द्रव हो गया, उससे कम ठोस हो गया। कहेगा घनत्व, तो कहेंगे सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में होता है, क्योंकि सबसे नजदीक नजदीक सटे सटे कण ठोस के होते हैं, नहीं होते हैं। प्रत्यास्थता मतलब लचीलापन, सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। उसके बाद स्वसंजक बल, स्वसंजक बल मतलब अपने अणुओं के बीच लगने वाला बल, तो सबसे ज्यादा ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। कहेगा अंतरांतरिक आकर्षण बल, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उससे कम द्रव में होता है, उससे कम गैस में। स्थान अगर कहेगा तो स्थान सबसे ज्यादा गैस में होगा, उससे कम द्रव में होगा, उससे कम ठोस में होगा। ये सेटिंग बनानी पड़ेगी तब जाके क्वेश्चन आपका बनेगा। यू विल गेट द आंसर। हो गया? ई की लिख के रोते रहता है रे। अगला क्वेश्चन कहता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ई चला, ई क्वेश्चन अभी पूछा था बिहार एसएससी में, आयनन विभव विद्युत ऋणात्मकता वाला। ये क्वेश्चन सजाने के लिए पूछा है, ठीक ना, इसलिए बढ़िया से देख लो, सब एग्जाम में पूछ रहा है। कहता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता। सर जब इधर से इधर जाते हैं तो ये वर्ग है, और वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। देखो आंसर क्या है, घटता है, बढ़ता है, अस्थिर रहता है, कम हो जाता है। आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। कुछ लोग तो पता नहीं, वो 4 डिग्री से वाला क्वेश्चन मार के आना धुन मारता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। हेलो हेलो हेलो। अब देखो चला हम बताते हैं। अगला ये जो है ना, तुमको देगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत, हम इस बार एक बार और रिवीजन कर देते हैं, तुम्हारा इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन होता है, तो हम गुरुजी का परम दायित्व है, तो एक बार रिवीजन कर देना। विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन, एकदम शॉर्ट रिवीजन कर देते हैं चला, एकदम तो और कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत धनात्मकता भी एकरे में लपेट लो, विद्युत धनात्मकता। इस सब की अगर आप बात करोगे, इस सब की अगर आप बात करोगे, इस सब की अगर आप बात करोगे, तो आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, आवर्त समझ रहा होगा, अब नहीं समझ रहा था बात तो, और अंतिम घड़ी आ गया, अब अगला बार के वैकेंसी के काम करना होगा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और वर्ग में जाएंगे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे, वर्ग में जाएंगे टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। तो आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए इसमें बढ़ता है, और वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए इसमें घटता है। इसमें भी सर आवर्त का स्पेलिंग बढ़ता है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। इस क्वेश्चन से एकदम मत डरना, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। देखो विद्युत ऋणात्मकता, आवर्त का और वर्ग का अगर हम बात करें, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। एक लाइन का बात हो गया, हो गया। आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। आयनन विभव, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है इसलिए घटता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा ना है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, ये सब बढ़ता बढ़ता घटता घटता। ये एकदम रिवीजन कर लो। और लास्ट में वो उल्टा होता है, वो लिख लो, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या,
परमाणु त्रिज्या, आयतन, आकार जो कह दो उल्टा होता है। ये बढ़ता है, ये सब, ये घटता, ये बढ़ता है, ये सब, ये घटता है, ये बढ़ता। जल्दी से जान हमर जाने मन हमर, जल्दी से लिख लें, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दीजिए। हाँ, इंग्लिश तनी गुरुजी के मामला गड़बड़ एकदम नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एटॉमिक रेडियस, वॉल्यूम एंड साइज। जल्दी से लिख। आवर्त के पीरियड होता है, वर्ग के ग्रुप होता है। मेरा भी नाम लीजिए, अमरदीप वर्मा। ले, नाम ले लिए तू तो, अब स्वर्ग मिलेगा तेरा ना रे। सर दीदी को, दादी को, अच्छा दादी का भोज खाने जाएगा, चलो। दादी के भोज में इतना आदमी जाएगा, मां कसम जुल्मे हो जाएगा। यूट्यूब से इतना कमाई उधर के ना, तोरा खिलाएंगे रे, सब खा जाएगा, हम लोग खा जाएगा तुम लोग। अरे दानव हो गया। देखो ये सब जो है ना, जकरा में ये उल्टा पुल्टा तुम देख रहा है ना, इस सब आवर्त का स्पेलिंग बड़ा इसलिए बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा इसलिए घटता। और परमाणु त्रिज्या, आयतन, आकार जो है ये आवर्त का में घटता और वर्ग में बढ़ता। जल्दी से लिख लो। कुछ कुछ उठते उठते उठता है ना रे। हो गया। पता चला है, ये बड़ा अजीब लगा। हम एक लड़का था, हमको लगता है दिल्ली का, उसको पता नहीं चला कि एसके झा कौन है। हमको ये जब हम पूछे कि भैया इसको क्यों नहीं पता है एसके झा कौन है, ये बोला कि देखिए ऐसा है सर कि कुछ खास वीडियोस होते हैं जो किसी खास एरिया में ट्रेंड करते हैं, जो कि दूसरे एरिया के लोगों को पता नहीं चलता है। कुछ खास वीडियोस होते हैं जो कुछ खास एरिया में ट्रेंड करते हैं, दूसरे एरिया के लोगों को पता नहीं चल पाता है। कुछ लोगों को तो लगभग लोगों को पता चलता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता है। तब नहीं पता चल पाता है तो उसके लिए क्या किया जाए, ये सारे बच्चों तक ज्ञान की ये बातें पहुंचे और सारे बच्चे क्लास कर पाए और ये कर पाए वो कर पाए। तो उसके लिए कहा गया हमको कि सर आप बोलते नहीं है कि शेयर करो। जब आप बोलने लगे, हमको फोन आया दिल्ली से कि आप सर जब बोलने लगिएगा ना कि शेयर करो, तो बच्चे जब शेयर करेंगे तब जाके उन सभी बच्चों तक ये बात पहुंचेगी। अपने अपने ग्रुप में अपने अपने यार दोस्तों को जब वो शेयर करेंगे लिंक, तब पता चलेगा कि ये टीचर है, ये पढ़ाते हैं, ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये खराब पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। हम बोले ये मेरे सिलेबस में नहीं है। अब बच्चा का क्या है कि वो आराम से पढ़ लेगा, चल जाएगा, वो कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सोचेगा और सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जे बच्चा हमर है वो हमर है। अब अलाउद्दीन के धिया पुता लेके हम की करेंगे? जे अलाउद्दीन के है से अलाउद्दीन के है, दोसर के धिया पुता से घर बनते रे। जे हमर है से हमर है, अलाउद्दीन के धिया पुता हम अपना की करेंगे? अपन धिया पुता हमरा संभाल नहीं रहा है, अपन भाई हमरा संभाल नहीं रहा, दूसर के भाई का भाई बनाने जाएंगे? नहीं बनाएंगे। अपने चलवा स्थिर से रिजल्ट ले लेगा, काम खत्म। कोई शेयर मत कर। अगर तुम चाहता है तो हम एकदम विश्वास दिला, सब मास्टर कहता है शेयर करो, लाइक करो। हम तो देखते हैं पागल हो जाता है मास्टर, ये शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। बाप रे, एक आध को मास्टर तो ऐसा पगलाता है कहने सुनने से बाहर। कुछ कुछ मास्टर का तो बता नहीं सकते। वो आएगा स्टेज पे या आएगी मैडम, कहेगी बेटो बेटो बेटो, हमारा तो इतना गुस्सा आता है, माँ कसम वो बेटा है हम लोग। पूछो ये को मास्टर जब बेटा बेटा कहता है ना, थोड़ा सरिया के कमेंट्स लिखो। बेटा का है भाई, भाई भाई बोल, भाई ना है हम लोग। ये बेटा बेटा बेटा, ये स्टेज पे आ जाएगा, आ जाएगी, क्योंकि बेटो आपको समझ में आया। अरे माँ कसम, ये कौन तरीका है? भाई बोल, भाई बोल ना, भाई बोलने में क्या दिक्कत है? लड़की है तब भी भाई बोल, लड़का है तब भी भाई बोली, बेटा उटा नहीं चलेगा। ये कौन तरीका है? कहता बेटा में प्यार है। अरे माँ कसम, भाई में उससे ज्यादा प्यार है, भाई में प्यार नहीं है। और ये एकदम शेयर मत करना मेरा वीडियो। अब बोलो काहे? अरे चुट्टा, इतने दूर में रह जाएगा मामला तो काम हम लोग का मन न जाएगा। आज झूठे दोसर के धिया पुता के अपना के हम की करेंगे? क्या कर है नहीं है, केने है नहीं है, ओकरा हम भाई बना की करेंगे? अपन भाई हमारा संभाल नहीं रहा है, माँ कसम सुबह शाम पढ़ा रहे हैं, तो यो लगता है कि यो पढ़ा देते ठीक रहता, वो पढ़ाते ठीक। मेरे वीडियो को एकदम शेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लाइक भी मत करो, सब्सक्राइब तो एकदम मत करो। बोलो काहे?
जैसे तुम सब्सक्राइब करेगा YouTube पे ज्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे तो YouTube हमको प्रमोट करना शुरू कर देगा दूसरे एरिया में। उससे क्या होगा, तुम्हारा नुकसान है। मेरे वीडियो को लाइक कर सकता है, लाइक वाइक कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है, लेकिन सब्सक्राइब भी कर सकता है, लेकिन शेयर मत करो। शेयर करने में मामला झोल में फंस जाएगा। जो नहीं जानता वो जानने लगेगा। ये काम एकदम नहीं करना है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वही हमारे हैं। गुरुजी उतने में खुश हैं। तुमको लग रहा होगा यूट्यूब के इतिहास में पहली बार कोई टीचर 23,000 प्लस लाइव में ये आकर कहता है कि मेरे वीडियो को शेयर ना करो, एकदम ना करो। पहली बार हुआ होगा ये यूट्यूब के इतिहास में कि कोई यूट्यूबर आके ये बात बोले। लेकिन पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि इन्हें के जो धिया पुता है ये हमारा चिंता है, ये हमारा चिंता है तो एक बता दिए एक नौकरी हो जाएगा, एक नौकरी हो जाएगा तो हमारा दोसर से की लेना देना है। दोसर मर जाए, जे मन होता है से कर जाए। गुरुजी के अपन चला, उसी के साथ गुरुजी आनंदित है ना। गुरुजी हिमालय पर्वत पे हैं, हिमालय के सभी वासी हमारे हैं। हमको उत्तराखंड के पिरनुमा पर्वत के काम में है, इसलिए मेरे वीडियो को एकदम शेयर नहीं करेगा, कोई शेयर नहीं करेगा, ठीक ना, एकदम नहीं करेगा। ये जो बच्चा आता है शेयर करे वो सब लाते लात मारेंगे। मांग हम अपना घर में सब बात रहेगा, कहीं कोई शेयर नहीं करना। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं तो देखते हैं भर दिन मास्टर सब आके पगलाए रहता, लाइक करो शेयर करो। अरे छोटा शेयर काहे करेंगे, एकदम शेयर नहीं करना है। तोरा कसम है, हम और एकदम शेयर नहीं करना हमारे वीडियो, ठीक ना। एकदम हमको ये चीज हमको लगता है शेयर कर दोगे, मगर दिल्ली वाला होने है और केने वाला है, मुंबई तुम्बई वो सब जान जाएगा तो काहे जानेगा भाई। जे पढ़ा रहे हैं अपने भाई में रख लेंगे, ठीक ना। अपने घर का चीज अपने घर में रहे तो ठीक है। आओ हेने अब क्वेश्चन सजाओ। एकदम कोई शेयर नहीं करेगा हमारे वीडियो को। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर से इधर जाने में क्या होगा? ये वर्ग है, वर्ग का स्पेलिंग कम होता है तो घटता है तो कम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। हेलो। अगला क्वेश्चन में आते हैं। चला, डोबेरिनर के 3 तत्वों में, डोबेरिनर ने सजा, इस पूरा मामला सुन लो, बढ़िया सुन लो। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया। हम पूरा टेबल एक बार में देखो, थोड़ा सुना देते हैं। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव नियम दिया। न्यूलैंड का डोबेरिनर ने कहा कि पहले और तीसरे तत्व का जो अनुभार का औसत होगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा, लेकिन ये फेल हो गया। उसके बाद न्यूलैंड आया, न्यूलैंड ने कहा कि भैया, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी और उस समय न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल को सजा दिया सारेगामा धनिसा पर, ऑक्टेट रूल पर। कहा हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा, लेकिन इसका आवर्त सारणी कैल्शियम तक फ्लॉप ही मान्य था, उसके बाद मान्य नहीं था। थोरियम पर इसकी आवर्त सारणी का अंत हो गया। उसके बाद मेंडलीफ इसका एक और अवगुण है। अवगुण ये था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ही निकेल और कोबाल्ट को रख दिया, आयरन से दूर रख दिया निकेल और कोबाल्ट को। उसके बाद मेंडलीफ चचा आए। मेंडलीफ चचा के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीफ चचा ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। हाइड्रोजन ने भारी विरोध कर दिया और कहा कि हमको परमाणु भार मेरे अलग अलग है, समस्थानिक के हमको अलग अलग स्थान दो, नहीं दे पाया। इसी कारण चुट्टे को गड़बड़ी के साथ गड़बड़ी हो गया, वो नहीं सजा पाया। पहला आवर्त सारणी लेकिन वही दिया था, उसने बहुत सारे तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े थे, नए तत्वों के आने के लिए। समस्थानिकों की खोज पहली बार उन्होंने की थी और अक्रिय गैसों को सबसे दाईं ओर बाईं ओर रख दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन के। लेकिन उसके साथ लफड़ा था, वो निकेल को कोबाल्ट से पहले, कोबाल्ट को निकेल के बाद रखना चाहिए था, उल्टा कर दिया था। निकेल और कोबाल्ट के क्रम में गड़बड़ी कर दिया था। उसके बाद आए मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का गठन किया सन 1913 ईस्वी में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 114 थी। इसे परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। परमाणु संख्या के आधार पर मोस्ले ने सजाया। सभी तत्व परमाणु संख्या के आधार पर सजे और इसकी कोई असुविधा के लिए इसमें कोई खेद नहीं था, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी को अभी तक माना जा रहा है। अब यहां से क्वेश्चन तुमको पूछेंगे, डोबेरिनर ने तत्वों को क्या किया था? एगो दिया ट्राइड, एगो दिया थ्राइस, एगो दिया ट्रिटियम, एगो दिया टेट्राइड। मां कसम, कुछ से कुछ ट्राइड होगा आंसर, त्रिक, ठीक है। थ्राइस मत मार देना, कहना थ्राइसो मतलब 3 होता है, नहीं होगा आंसर, आंसर होगा ट्राइड। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर यह रहा, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव। मैं चला अंतरा की बोले, आयनन विभव होगा, आयतन विभव नहीं, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव। उत्कृष्ट गैसों का, उत्कृष्ट गैस बोले तो नोबेल गैस, नोबेल गैस बोले तो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोले तो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस बोले तो फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड ट्रेडॉन। मैन यही ना होता है,
इन रास्तों पे। कहता है उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव एक अवधि में अधिकतम होता है, एक अवधि में न्यूनतम होता है, एक अवधि में अधिकतम या न्यूनतम होता है, एक अवधि से कोई नहीं होता है। बता आंसर की हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता, आंसर बता। हम बोले थे आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है उसमें अधिक होता है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है उसमें कम होता है, अवधि मतलब पीरियड अधिक होता है। आंसर 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 आंसर, यू विल गेट द आंसर। कुछ बच्चे सुतले रह जाते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परमानेंट शांति देगा, जिंदगी भर शांत रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चों टाइम से उठिए और हमको थेसिस देना बंद कर दीजिए कि सर धीरे पढ़ाइए कि फास्ट पढ़ाइए। हमारा गुरु जी को नहीं पता है, तो हर गुरु हम की तो हमारे गुरु तुम। अरे दानव कहते हैं सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है, बहुत अच्छी बात है। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या करने के लिए किया जाता है? ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं, इसलिए आंसर बता इसका क्या होगा। कहता है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करता है। सही बात है, Na2B4O7 बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, तो उसमें सोडियम होता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए एकदम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। सब सही है, ए बी सी तीनों एकदम। इस टाइप के स्टेटमेंट और रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ कुछ पूछे जाते हैं सर, इसको देख लो। ये थोड़े अटपटे टाइप क्वेश्चंस हैं जो तुमको देखना है, और जितने भी अटपटे टाइप क्वेश्चंस हैं शाम में 7:30 बजे जलूल से जलूल मिले। लेकिन सर आज नहीं, आज के बाद क्वेश्चन अभी हम बीच में बोल देते हैं ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज के बाद की जो कक्षा है, चूंकि मेरी दादी का देहांत हो चुका है और आज नखवाल है, आज गुरुजी बाल कटाएंगे, अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, मामला एकदम संगीन है। और दादी मेरी हमको बहुत मानती थी, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना मानती थी। 111 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ है और हमको हर हाल में 2 दिन के लिए जाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सर सोम मंगल कार्यक्रम है, बुध को हम आएंगे और गुरुवार से आपकी कक्षा ले पाएंगे। तो आपकी कक्षा आज के बाद मेरी जितनी भी कक्षाएं हैं वो सभी कक्षाएं गुरुवार से होगी, बाद बाकी सभी कक्षाएं अपने नियमित समय पर शेड्यूल्ड है। ठीक है, ये भी क्लास तुम्हारा गुरुवार को मॉर्निंग में होगा और उसके बाद आपका जो 6ठा क्लास है, 4 क्लास और हम बोले उसमें सारा मामला हम शेड्यूल कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ए बी सी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? एकरा में झोल है, ये क्वेश्चन एकदम झोलिया है। सर्वाधिक विद्युत धनी मतलब समझ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात कर रहा है। तो वही होता है, इधर से इधर जाने पर आवर्त में जो है वो बढ़ता, आवर्त में जो है वो बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, इधर से इधर जाने पर घटता, वर्ग में घटता। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता? बता आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर फॉर 13 का आंसर बता क्या हो जाएगा। कहते हैं सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या है, गौर से देखो। ये हीलियम 2s1 है, तो यानी हीलियम का होता है 2 और उसके बाद 2 1 3 हो गया। हीलियम का होता है 2 और 2 1 3 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, 2 1 2 3 ये हो गया लिथियम, ये हो गया चला ए नंबर ऑप्शन तो हर। उसके बाद है हीलियम 2s2, तो हीलियम होता है 2 और 2 4, तो ये हो गया तुम्हारा 4 4 4 हो गया बेरिलियम। उसके बाद आता है चला जेनॉन 2s2, जेनॉन 2s2, तो जेनॉन होता है तुम्हारा 54 और 54 और 2 हो गया 56 और 54 2 56, 54 2 56 हो गया बेरिलियम, ये हो गया तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन और ई हो गया तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन। और जेनॉन 6s1, जेनॉन होता है 54 और 54 एक हो गया 55, तो ई हो गया चला डी फॉर डॉग। अब तोरा बता आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर? डी तो मार रहा है लेकिन बुझा रहा है काय होगा डी। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? हमको ये पता है कि सबसे ज्यादा जब इधर से इधर जाते हैं तो बढ़ता है। अगर ये मान लो 10 होगा तो ये 11 होगा, इधर से इधर जाने पर घटता है तो ये 9 8 7 6 हो जाएगा, और इधर से इधर जब 11 होगा तो ये इधर आएगा तो इधर भी घटेगा, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ेगा यानी ये 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बढ़ता भी ना है, इधर से इधर जाने पर घटेगा। मान लो 11 है तो ये घटते घटते उतना तो घटेगा नहीं कि 6 से ज्यादा हो, क्योंकि इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। अब सबसे ज्यादा देखो किसका है, सबसे ज्यादा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। आंसर इसका गलत है, ठीक कर लेना।
डी नहीं होगा, आंसर होगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आंसर देख लो क्या है तेरा का आंसर, देख लो आंसर ठीक कर लेना। तेरा का आंसर होगा बी फॉर बॉल। देख लो ई इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो 10 से 11, इधर से इधर जाने पर घटता तो मान लो ये 6 है, लेकिन इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो फिर 6 है तो 7 हो जाएगा। सबसे ज्यादा किसका हो गया? 11 का। बी फॉर बॉल। अगला 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 सब उसी से ये क्वेश्चन आता है सर, इसीलिए हम 8 तुमको लिखा दिए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड? एकदम एकरा से तोरा एकर खानदान से 50 को क्वेश्चन पूछा है। तुम एक फॉर्मूला एकदम याद रखो। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n, CnH2n प्लस 2। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n माइनस 2। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n माइनस 2। लिखा। अब देखो एल्केन का होता है ANE सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का होता है ENE डबल बॉन्ड, एल्काइन का होता है YNE ट्रिपल बॉन्ड। अब बता क्या हो जाएगा? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड हो जाएगा मतलब एल्कीन हो जाएगा। एल्कीन मतलब ENE से अंत होगा, ENE से अंत होगा। देखो कौन सा है? प्रोपाइन है, प्रोपीन है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेन है, तो आंसर प्रोपीन हो जाएगा क्योंकि ENE से अंत होगा। आंसर इसके खानदान से चला कम से कम 50 को क्वेश्चन पूछा है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, उससे 2 घटेगा दिया आ जाएगा, उससे 2 घटेगा दिया आ जाएगा। ये विल गेट द आंसर। अगला सवाल सेम सवाल है। नीचे दिए गए IUPAC नामों में से कौन सा अलग है उसका चयन कीजिए। तो सर कौन सा अलग है? तुम ये खाली इसको ऐसे बनाना चला कि देखना कौन सा मामला फॉलो कर रहा है। तुम देखना OH के साथ तो नहीं हो सकता, ये तो एकदम सेम है। तुम ये देखो कि 2 दूनी 4 1 5 है, 4 दूनी 8 1 9 है, 3 दूनी 6 1 7 तो नहीं है, 1 1 1 1 दूनी 2 1 3 तो है। तुम देखो सेम ट्रेंड को कौन फॉलो नहीं कर रहा है वो आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला तुमको नहीं भी याद है, OH सेम है। तुम देखो 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 1 1 1 1 दूनी 2 1 3, 3 दूनी 6 1 7 होना चाहिए। फॉलो नहीं कर रहा आंसर। देखो अलग कर रहा है ना, ये फॉर्मूला हमको नहीं पता है। तुम क्या करो, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4 1 5, 1 दूनी 2 1 3, 3 दूनी 6 1 7 नहीं फॉलो कर रहा है आंसर। इस टाइप के सवाल एकदम पूछे जा रहे हैं, मामला एकदम टाइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलान करें। इस टाइप का मिलान करने वाला जो मामला है ना, ये खूब पूछा जाता है। बता इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत। सर ये तो जैसे ही देखेगा ना बच्चा, जैसे ही देखेगा, देखो एक का C है, एक का C है और यहाँ एक का B है, एक का A है, तो ये तुम जान लो कि यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये दोनों आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक का C है, ये फिक्स है, इसका मतलब एक का C ये फिक्स है। अब जब यहां आते हो चला तो इसमें भी देखो तुम 2 का A है, 2 का A है, तो 2 का A भी फिक्स है। पोटेशियम सल्फेट यौगिक है, ये भी फिक्स है। इसका मतलब पोटेशियम सल्फेट यौगिक है, ये भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें आओगे 3 का D और 3 का A है, तो देख लो ये डिसाइड कर पाते हो कि नहीं। 3 का सोडियम का फॉर्मूला Na है, तो मार दो ना आंसर। इतना का सोचना है, सोडियम का 3 का D आंसर। सर कोशिश करना जो तुम जानते हो उससे आंसर निकल पाता है कि नहीं। अगर उससे आंसर नहीं निकल पाता है तभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर तुम 4 में से 1 2 भी जानते हो तुम्हारा काम हो जाए। हो गया। अगला, कोई एक जानते हो सर, एनालाइज करके बनाओगे तभी सवाल बनेगा। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन बताओ कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है। शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ट्यूब है इसी में शुक्राणुओं का निषेचन होता है। खूब पूछता है, ये फेलोपियन ट्यूब घिना घिना के पूछा है, इसलिए सर इसको एकदम ध्यान में रखेगा और कोशिश करेगा कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जरूर पढ़ के जाए। सिंगेमी क्या कहलाता है? सर एक शुक्राणु और एक अंडाणु का संयुग्मन, ये 5 से 6 बारी क्वेश्चन पूछा है। सिंगेमी कुछ नहीं है, एक अंडाणु और एक शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो सिंगेमी का निर्माण करता है, उसी को हम सिंगेमी कहते हैं। सिंगेमी इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ भ्रूण है। एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब मिलता है उसे हम सिंगेमी कहते हैं।
अगला, उस उम्र का नाम बताइए जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं में के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन्स का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। पूरा लंबा चौड़ा छोड़ दिया है, अब मामला जवानी का है, बाकी कुछ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा किशोरावस्था। यौन प्रजनन तो होगा नहीं, यौन प्रजनन नहीं होता है, गर्भ में प्रजनन होता है और निश्चय जनन भी नहीं होगा। आंसर, रसायन के लिए गणना की इकाई, यहां सर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, रसायन विज्ञान में गणना की इकाई मोल है। ये मोल 7वां एसआई मात्रक है। मोल कैवा एसआई मात्रक है, चला 7वां एसआई मात्रक है। दिल करे ना चला तो एक बार मोल का न्यूमेरिकल जरूर देख के चल जाना। और सर ग्रुप डी वगैरह में तो फिक्स है, ग्रुप डी का सिलेबस सर एकदम एनालाइज्ड है। इसमें तो चूंकि 15 क्वेश्चन रहना है एनटीपीसी में, इसलिए सर इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाने की संभावना कम है। लेकिन सर जो न्यूमेरिकल जितना हम बता रहे हो फिक्स है, पूछेगा तो वहीं से पूछना चाहिए, और नहीं तो सर पूरा न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसको पढ़िए, बाद में हमको गाली देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आनी मुनी हम नहीं जानी की पूछेगा। हम तेरा पढ़ाइए नहीं रहे, डांस तो हम कर नहीं रहे, नहीं तो बाद में तू एको क्वेश्चन नहीं लड़ता लड़का सही याद गरिया देगा। एसके जा, अरे दानव एसके जा की कर रहा है, तो नाच सिखा रहा है, कदुआ कैसे रोकते हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़। तो सर रसायन विज्ञान में इकाई है मोल। अणु, अणु यौगिक का सूक्ष्मतम कण, अणु से तो खूब क्वेश्चन पूछता है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है। एनोड की अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव होता है, ऋणायन होता है तो कैथोड हो जाता है, ऋणायन होता है तो कैथोड हो जाता है, ऋणायन होता है तो कैथोड हो जाता है, एनोड होता है तो पॉजिटिव होता है। सर हम कोशिश करते हैं कि आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके, और आज के बाद कक्षा गुरुवार को होगी। कितने लोग ऐसे हैं सर जो अभी